4 हमारा चैप्टर केमिस्ट्री का है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 4 लास्ट चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का। इसके पार्ट 4 में आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को हम डिस्कवर कर चुके हैं। ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को किस तरीके से डिस्कवर किया गया। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर इस तरीके से किया गया, वैसे तो एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसी डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन अभी आपके सिलेबस में वो नहीं है कि डिस्चार्ज ट्यूब में क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए। अभी के लिए आप इसे ऐसे समझिए कि एटम के अंदर हमें पता है, कोई सा भी एटम हो उसके अंदर अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हम करने जा रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन मतलब अभी तक हमको न्यूट्रॉन नहीं पता कि न्यूट्रॉन क्या होता है, लेकिन हमको क्या पता है कि प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन नहीं हुई थी तब साइंटिस्ट को क्या लगता था कि एटम जो होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई, तो साइंटिस्ट किसने डिस्कवर किया था, ये जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, ई गोल्डस्टेन ने, और इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे जे थॉमसन ने। तो जेम्स चैडविक ने क्या सोचा कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करते टाइम कि एटम जो होता है वो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है सिर्फ, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई, जब हमने कार्बन एटम लिया, कार्बन का हम एटम ले लें, कार्बन 12 एटम जो था, कार्बन 12 एटम जिसको हम बहुत टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं, तो हमने ये एटम लिया। अब इस एटम में एक न्यूक्लियस हमने मान लिया है कि इसमें न्यूक्लियस होता है। उनको ये नहीं पता था, वैसे ये उस टाइम पे डिस्कवरी नहीं हुई थी कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। उनको ऐसे नहीं पता था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उनको क्या पता था कि एटम के अंदर 6 तो हमारे प्रोटॉन होंगे और 6 हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। और उनको इन सब के मास पता थे, मास और चार्ज तो इनको पता थे साइंटिस्ट को, प्रोटॉन का भी इलेक्ट्रॉन का भी। कार्बन 12 एटम में देखा गया ऐसा कि इसमें क्योंकि 6 प्रोटॉन है कार्बन 12 एटम में और 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इस कार्बन 12 एटम का मास कितना होना चाहिए, कार्बन 12 एटम का मास कितना होना चाहिए इस हिसाब से, अगर ये देखा जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, इसको हम इग्नोर कर दें, इसको हमने कर दिया इग्नोर, यहाँ पे हम सिर्फ मास की बात कर रहे हैं, इसको हमने मास को इग्नोर कर दिया, तो बचा 6 प्रोटॉन का मास। एक प्रोटॉन का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो 6 का मास कितना होगा, 6 एटॉमिक मास यूनिट, तो इसका मास होना चाहिए था 6 एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 एटम का। लेकिन हम सबको पता है कि कार्बन 12 एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 यूनिट, 12 यूनिट होता है कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम का एटॉमिक मास। तो यहाँ पे ये 6 का डिफरेंस कैसे आ रहा था, 6 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ और ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके पास कुछ मास है। ये एक्स्ट्रा मास कैसे आ रहा है यहाँ पे जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कार्बन 12 एटम का मास आ रहा है 12 और आना चाहिए था 6, क्योंकि इसमें तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहीं से आइडिया है नए पार्टिकल का जिसको नाम दिया गया बाद में न्यूट्रॉन। अब क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी हैं, 6 प्रोटॉन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसमें नेट चार्ज कितना हो गया, 6 पॉजिटिव से 6 नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 प्लस हो गए, ये 6 माइनस हो गए, 6 माइनस 6 जीरो चार्ज, इस पे चार्ज तो जीरो आ गया, यानी वो जो नया पार्टिकल है इसके अंदर एक और, उस पे चार्ज तो कोई नहीं होगा, अगर उस पे चार्ज होता तो इस पे जीरो चार्ज नहीं आ रहा होता, फिर ये एटम नहीं रहता, एटम है तो यानी उस पे चार्ज जीरो होगा, तो यानी चार्ज क्या हो गया उस पे जीरो, उस पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन मास, अगर हम मास देखें उसका, तो एटम एटम का मास जो हम कैलकुलेट कर रहे थे सिर्फ उस एटम के मास में, और प्रोटॉन का मास जो कैलकुलेट कर रहे थे, तो एटम का मास जो है वो प्रोटॉन के मास का जस्ट डबल है, प्रोटॉन के मास का डबल है। तो यानी अगर उस पार्टिकल का मास क्या रहा होगा, अगर उस पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास के बराबर रहा होगा, तो वो पार्टिकल भी 6 होंगे क्वांटिटी में प्रेजेंट, क्योंकि प्रोटॉन के जितने बराबर प्रेजेंट होंगे तो 6 वो प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, 6 न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, 6 हमारे पास न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। अब क्या हुआ, अब न्यूट्रॉन का मास जो होता है, मास वो कैलकुलेट किया गया, तो इस नए पार्टिकल का मास हमारा निकल के आया 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो अब यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, 6 न्यूट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्लस हमें करना पड़ेगा 6 न्यूट्रॉन, क्योंकि ये तो मास हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये तो बराबर है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हमारी ठीक हो जाती है, 6 एटॉमिक मास यूनिट प्लस 6 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 12 एटॉमिक मास यूनिट। मतलब इस तरीके, ये कॉमन सेंस है कि किस तरीके से न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया होगा।
वैसे तो एक्सपेरिमेंट किया गया था, डिस्चार्ज ट्यूब में ही डिस्कवर किया गया था इसको भी, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही डिस्कवर हुए हैं तीनों पार्टिकल्स, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अभी के लिए ऐसे समझिए कि भाई कार्बन 12 एटम का मास जो होता है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है, लेकिन अगर उसमें सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट होते तो उसका मास 6 एटॉमिक मास यूनिट होना चाहिए था। तो ये एक्स्ट्रा मास कहां से आया? ये एक्स्ट्रा मास आया एक नए पार्टिकल की वजह से जिसका नाम दिया गया न्यूट्रॉन, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसका मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, बिल्कुल सेम। अगर इसके ग्राम में मास की बात करूं तो 1.6 into 10 raised to power -24 ग्राम। तो ये क्या है? इसका मास है ग्राम्स में, और ये एटॉमिक मास यूनिट में, इसका मास जो है वो प्रोटॉन के बराबर है। अब क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन एटम में प्रेजेंट नहीं होता, हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसमें ही प्रेजेंट नहीं होता, तो इसीलिए हाइड्रोजन एटम का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। अब यहां से जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो होगा हमारा एटॉमिक, जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनका सम, वो होगा एटॉमिक नंबर, और मास नंबर जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। वो आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में एटॉमिक मास, मास नंबर, एटॉमिक मास, इन सबको डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। तो अब हमने इन तीनों पार्टिकल्स की डिस्कवरी को समझ लिया कि तीनों पार्टिकल डिस्कवर किस तरीके से, इनको फाइंड किया गया, किस तरीके से इनकी खोज की गई थी। अब इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कुछ मॉडल्स, एटम के मॉडल्स। अब ये एटम के अंदर ये पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये पार्टिकल एटम के अंदर किस तरीके से अरेंज होते हैं, अरेंज किस तरीके से होते हैं, प्रोटॉन कहां होता है एटम में, न्यूट्रॉन कहां होता है, और इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे होता है, वो सब अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मॉडल दिए, लेकिन बाद में एक फाइनल मॉडल को हमने कंसीडर किया जिसमें कि कुछ सारे करेक्शंस थे। बाकी अभी हम शुरू में जो मॉडल्स पढ़ेंगे उसमें हर मॉडल में कुछ ना कुछ ऐसी कमी हमको मिलेगी कि वो मॉडल पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बाद अगले वीडियो से हम डिस्कस करेंगे मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, और नील्स बोर का मॉडल ऑफ एटम है हमारे सिलेबस में। तो उनको डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो से।